इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। 18वीं शताब्दी में इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, न कि एक वास्तविक राष्ट्र। दूसरे, इटली के एकीकरण में, इंटीग्रेशन में कौन कौन सी बाधाएं थी, कौन कौन सी रुकावटें थी। इन दोनों क्वेश्चंस पे हम विचार करेंगे और इसको समझेंगे। तो एक इटली 18वीं शताब्दी में एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। इसका मतलब क्या हुआ कि भौगोलिक रूप में तो इटली था कि ये वाला एरिया इटली है, लेकिन राजनीतिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में इटली का कोई अस्तित्व नहीं था, बल्कि इटली एक विखंडित राष्ट्र के रूप में था और लगभग 1 दर्जन छोटे छोटे राज्य वहाँ पर अस्तित्व में थे। तो अब ये भौगोलिक अभिव्यक्ति आप समझ गए होंगे कि भौगोलिक अभिव्यक्ति का मतलब है कि भौगोलिक रूप से तो है, लेकिन राजनीतिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में इटली नहीं था 18वीं शताब्दी में। तो अब हम विचार करेंगे उन चीज़ों के, उन बाधाओं के ऊपर, उन रुकावटों के ऊपर जो इटली के एकीकरण में थी। तो ये जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, वही इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएंगी कि वो भौगोलिक अभिव्यक्ति क्यों था, और इसका भी आंसर हो जाएंगी कि उसके एकीकरण में बाधाएं कौन कौन सी थी। तो ये दोनों क्वेश्चंस का जो है वो हम इसको समझने का, इनका जो आंसर है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो पहली बात, इटली एक विखंडित राष्ट्र के रूप में था, जिसमें लगभग 1 दर्जन के आसपास राज्य थे, जिन पर अलग अलग राजा अलग अलग ढंग से शासन करते थे। तो विखंडित राष्ट्र के रूप में है, अलग अलग राजा हैं, अलग अलग ढंग से शासन हो रहा है, अलग अलग प्रकार की शासन प्रणालियाँ हैं, भिन्नताएँ हैं यहाँ पर। ये एक जो है साबित करता है कि वो एक भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में था। वास्तविक रूप में इटली का कोई अस्तित्व नहीं था एक राज्य के रूप में, और ये बाधा के रूप में भी है। अब जो ये राजा थे, अलग अलग राज्य थे, ये अपना अस्तित्व बचाना चाहते थे। ये चाहते थे कि हम अलग अलग, हमारे जो वहाँ के राजा थे इन राज्यों के, वो चाहते थे कि हम अलग अलग ही रहें। इंटीग्रेशन होगा तो एक इटली का जन्म होगा, एक इटली जन्म लेगा तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उन छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और वहाँ के राजाओं का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, कि एक बड़ा इटली बने और इटली के जो राज्य हैं उनका इंटीग्रेशन हो, उनका एकीकरण हो। तो ये बहुत बड़ी रुकावट थी। दूसरी जो रुकावट थी, ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व। ऑस्ट्रिया उस समय में, अभी तो छोटा सा राष्ट्र है ऑस्ट्रिया यूरोप में, आपको पता होगा कि ऑस्ट्रिया जो है एक छोटा सा राष्ट्र है, लेकिन वो विकसित राष्ट्र है अभी भी। तो वो उस समय बहुत शक्तिशाली राष्ट्र था यूरोप का, और उसका जो प्रभाव बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ के जो मुख्य जो कर्ता धर्ता थे, जो मुख्य एक तरह के शासन उनके हाथ में था, तो मेटरनिक वो यथास्थितिवादी थे, रूढ़िवादी थे और परिवर्तन विरोधी थे। तो मेटरनिक के युग में ये बहुत ज़्यादा उन्होंने इफेक्ट में ले लिया था अपने इटली के राज्य को। और इटली के जो राज्य थे वो ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व में थे। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का डायरेक्ट कब्जा था, पूर्ण प्रभुत्व था उनका, और जो बाकी राज्य थे वो भी ऑस्ट्रिया के प्रभाव में रहते थे। और मेटरनिक की नीतियों के अनुरूप ही, या ऑस्ट्रिया की जो नीतियाँ थी उनके अनुरूप ही वो अपनी नीतियों को चलाते थे। और उन्होंने ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में, एक तरह से ऑस्ट्रिया के मतलब जो पॉलिसी थी, नेतृत्व, ऑस्ट्रिया ने रणनीतिक जो है नेतृत्व दिया, तो और मार्गदर्शन दिया उन राज्यों को। तो ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में एक तरह से उन इटली के जो राज्य थे, तो उन राज्यों ने हर प्रकार के स्वतंत्रता का जो कोई भी अभियान हो, कोई भी स्वतंत्रता का प्रयास हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी और एकीकरण के प्रयासों पर भी पूर्णतः अंकुश लगा रखा था। और इस प्रकार का कोई भी प्रयास होता था उसका शक्ति के साथ पूर्णतः जो है बुरी तरह से दमन कर दिया जाता था। तो ऑस्ट्रिया का प्रभाव था 2 राज्य डायरेक्ट प्रभुत्व में, और बाकी राज्यों पर भी ऑस्ट्रिया का बहुत प्रभाव था। और ऑस्ट्रिया जो है वो रूढ़िवादी था और परिवर्तन विरोधी था। वो चाहता था कि जो स्थितियाँ हैं बस ऐसा ही बना रहे, कोई भी चेंज ना हो। यथास्थितिवादी था वो, कि हर प्रकार के चेंज का विरोध करता था, क्योंकि उसको लगता था कि जो यथास्थिति है, जो फिलहाल पोजीशन है, उसी में उसे लाभ है। तो इसलिए वो चाहता था कि इटली के राज्यों का एकीकरण ना हो, क्योंकि अगर इटली के राज्यों का एकीकरण होगा तो ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए वो नहीं चाहता था। और इटली के जो राज्य थे वो भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको भी अपना अस्तित्व, वहाँ के जो राजा थे उनको अपना अस्तित्व बचाना था। तीसरा पॉइंट, फ्रांस जो था उसका डायरेक्ट कब्जा तो नहीं था, लेकिन फ्रांस भी चाहता था इटली के राज्यों पर अपना अधिकार रखना।
उन पर प्रभाव जमाना चाहता था। तो जब फ्रांस प्रभाव जमाना चाहता था, फ्रांस का प्रभाव तभी जम सकता था जब एक शक्तिशाली इटली ना हो। एक शक्तिशाली इटली तब होगा जब इटली के राज्यों का एकीकरण हो जाएगा, एक इटली के रूप में संयुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार फ्रांस के जो पड़ोसी राज्य था फ्रांस, वो उसके भी हित थे कि इटली के राज्यों का एकीकरण ना हो। तो अब उसके बाद और क्या रहेगा, इटली के जो बीच में पोप का राज्य था, जो ईसाई लोग होते हैं उनका जो सबसे बड़ा चर्च है वेटिकन सिटी में अभी भी है, और जो उनके धर्मगुरु होते हैं वो दुनिया के सारे जो ईसाई हैं, कैथोलिक ईसाई, उनके जो हैं वो धर्मगुरु के रूप में होते हैं। उनकी बहुत शक्तिशाली स्थिति है अभी भी। उस समय भी बहुत शक्तिशाली स्थिति थी, उस समय धर्म का प्रभाव और भी ज़्यादा था, और भी शक्तिशाली स्थिति थी। तो पोप का जो राज्य था अभी उस समय वो इटली के बीचों बीच था, और रोम भी पोप के अंडर में ही आता था। जो रोम जो का क्षेत्र था वो भी इटली के पोप के राज्य के अंतर्गत ही आता था। तो पोप का एक बड़ा राज्य था, काफ़ी बड़ा क्षेत्र था जिस पर पोप राज्य करता था, इटली के बीचों बीच था। तो अब इटली के कुछ राज्य जैसे जो है नेपल्स और सिसिली, जो दक्षिणी राज्य थे इटली के, वो पोप के राज्य से दक्षिण में चले गए, और जो बाकी राज्य हैं वो उत्तर में आ गए। अब दोनों इटली के जो राज्य उधर के हैं, दक्षिण के हैं, उत्तर के हैं, बीच में रोम का ये जो पोप का राज्य है जिसके अंतर्गत रोम भी आता है। तो दोनों उत्तरी और दक्षिणी जो इटली के राज्य हैं उनमें संपर्क का भी अभाव है। अगर उनको संपर्क करना है तो वो पोप के राज्य से ही जाएंगे। तो एक प्रकार से जो पोप की सत्ता बीच में स्थापित हो गई, ये भी बहुत बड़ी बाधा थी इटली के एकीकरण में। अब पोप का जो मामला था, पूरी दुनिया के जो ईसाई हैं, ख़ास तौर से यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है जो ईसाई लोग थे, कैथोलिक ईसाई थे, उनका सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर दबाव था कि किसी भी प्रकार से वो उनका शासकों पर दबाव था अपने कि इटली का एकीकरण ना हो, क्योंकि इटली का एकीकरण होने से पोप के राज्य को खतरा था। और अगर इटली का एकीकरण होता तो पोप का राज्य या तो ख़त्म हो जाता या उसको सीमित होना ही था। तो इस वजह से सभी कैथोलिकों द्वारा दबाव बनाया जाता था अपनी सरकारों पर, अपने देशों की सरकारों पर, कि इसके लिए प्रयास करें कि इटली का एकीकरण ना होने पाए। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ थी, इनमें इटली का जो है एकीकरण काफ़ी मुश्किल हो गया था। अब इटली का जो एकीकरण करना चाहते थे, जो लोग इटली के एकीकरण के इच्छुक थे, उनमें भी जो है अलग अलग विचारधाराएं थी। जैसे मेजिनी चाहता था कि गणतंत्र, एक गणराज्य का विकास हो, गणराज्य के रूप में इटली का जन्म हो, या इटली का जो डेवलपमेंट हो, एकीकरण हो, जो गणराज्य के रूप में गणराज्य का निर्माण किया जाए, जिसमें जनता के द्वारा शासक चुना जाता है। जो राष्ट्र का प्रधान होता है गणराज्य में, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। तो ये चाहते थे मेजिनी। गैरीबाल्डी जो थे प्रसिद्ध वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी, वो भी यही चाहते थे जो मेजिनी चाहते थे। मेजिनी जो है वहाँ के इटली के राष्ट्रवाद के जनक माने जाते हैं। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बताएंगे कैसे उनका क्या क्या योगदान है, मेजिनी का, गैरीबाल्डी का, काबूर का। तो हमने बताया गैरीबाल्डी और जो मेजिनी है वो चाहते थे कि गणराज्य के रूप में इटली का एक उदय हो, इटली का जो है विकास हो, इटली का एकीकरण हो। और जो दूसरे जीजाबर्टी थे वहाँ पर प्रसिद्ध व्यक्ति, वो चाहते थे, विचारक थे कि ये जो है पोप के अधीन एक संघ के रूप में हो, विभिन्न राज्यों का एक संघ बनाया जाए और वो संघ जो है पोप के अधीन हो। तो इस संघीय राज्य चाहते थे, उसके इस प्रकार से एकीकरण चाहते थे इटली के राज्यों का। इसके अलावा जो काबूर थे, तो वो सार्डिनिया का जो राज परिवार था उसके अधीन इटली का एकीकरण चाहते थे, और वो संवैधानिक राजतंत्र के या एक सीमित राजतंत्र चाहते थे। तो इस प्रकार जो इटली का एकीकरण करने वाले लोग थे प्रमुख, उनमें भी वैचारिक विभिन्नता थी। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस हैं जो हमने आपको बताई कि इटली के कुछ राज्य रोम के शासन का जो पोप का जो राज्य है उससे दक्षिण में है, कुछ उत्तर में है, कुछ राज्यों पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व है। ऑस्ट्रिया भी नहीं चाहता कि एकीकरण हो, फ्रांस भी नहीं चाहता है, फ्रांस भी अपना प्रभाव जमाना चाहता है, इटली के राज्य भी नहीं चाहते हैं। तो 18वीं शताब्दी में इटली की ये पोजीशन थी, एक राष्ट्र के रूप में इटली डेवलप नहीं हो पाया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में ही था। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर इसका लिख देंगे, ये बता देंगे कि विखंडित राष्ट्र के रूप में है, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं, अलग अलग उसमें प्रॉब्लम्स हैं। कुछ साउथ के राज्य हैं, बीच में पोप का राज्य है, उत्तर के राज्य अलग हैं, सब अलग अलग राज्य हैं, वो नहीं चाहते हैं। फ्रांस भी प्रभाव जमाना चाहता है, ऑस्ट्रिया भी प्रभाव जमाना चाहता है, प्रभाव रखना चाहता है। और ऑस्ट्रिया के कुछ डायरेक्ट जो अधिकार क्षेत्र में भी हैं, लोम्बार्डी और वेनेशिया। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस हैं वो एक भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में ही था, वास्तविक राज्य के रूप में नहीं था, ये सिद्ध हो जाता है। और अब अगर ये क्वेश्चन आता है कि इटली के एकीकरण में बाधाएं क्या क्या थी, तो ये भी उसमें भी यही आंसर हो जाएगा। उसमें हम ये बताना की ज़रूरत नहीं है
अलग से ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं, भौगोलिक अभिव्यक्ति वाले मामले पर उसको हम बता देंगे शॉर्ट में अगर बताना चाहेंगे तो। बाकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको बता देंगे सिस्टमेटिक ढंग से, तो आपका ये आंसर हो जाएगा कि इटली के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएँ थी। तो उम्मीद है आपको ये इससे इस वीडियो को देख करके आप ये दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से लिख सकेंगे। और जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, अलग से देख रहे हैं नॉलेज के लिए, उनको भी मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि 18वीं शताब्दी का इटली कैसा था और क्या पोजीशंस वहाँ पर थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और किस प्रकार से फिर इटली का एकीकरण हुआ। ये हम अगली वीडियो में 2-3 वीडियो बनाएंगे। मेदिनी का क्या रोल रहा है इटली के एकीकरण में, गैरिबाल्डी का क्या रोल रहा है, ये अलग बनाएंगे। और इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका क्या रही है, वहाँ का जो शासक है सार्डिनिया का उसकी भूमिका क्या रही है, और किस प्रकार से इटली का एकीकरण हुआ है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाएंगे, जल्दी ही बनाएंगे इसके बारे में। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।